Good morning, dear students. Today we are going to start a topic financial incentives and non-financial incentives from chapter number 7 directing. See, directing के 4 elements होते हैं. Directing has 4 elements: supervision, motivation, leadership and communication. हम अभी ये वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं, मोटिवेशन. इसी से रिलेटेड ये टॉपिक अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम मॉनेटरी इंसेंटिव भी बोलते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी बोलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंसेंटिव का मतलब क्या है. इंसेंटिव कोई भी ऐसी मॉनेटरी रिवार्ड या नॉन मॉनेटरी रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किया जाता है ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें. इंसेंटिव कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट हो सकती है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो रेगुलर सैलरी या वेजेस से ज़्यादा हो. आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं, आपको सैलरी या वेजेस मिलती हैं, उससे एक्स्ट्रा पेमेंट अगर आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिले, एक तरह का लालच कह सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव. इंसेंटिव एक बहुत ही अच्छा स्टिमुलेटर है या कह सकते हैं मोटिवेटर है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ एंकरेज होते हैं, उनकी एफिशिएंसी लेवल और ज़्यादा इंप्रूव होती है और वो अपना टारगेट रीच कर पाते हैं. अब ये 2 तरह के कॉमन इंसेंटिव्स हैं हमारे, मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जिसे हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव भी कहा है. कोई भी ऐसा रिवार्ड या कोई भी ऐसा इंसेंटिव जिसको हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर पाएँ, उसको हम मॉनेटरी इंसेंटिव बोलते हैं. ये इंसेंटिव्स ऐसे एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किए जाते हैं जिनमें फिजियोलॉजिकल, सोशल और सिक्योरिटी नीड्स ज़्यादा होती हैं. प्रीवियस टॉपिक में हमने मैस्लो की थ्योरी में 5 तरह की नीड्स स्टडी की थी. उसमें पहली नीड थी फिजियोलॉजिकल, जो बेसिक नीड्स थी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. सोशल नीड्स थी जिसमें कोई एक आदमी सोसाइटी चाहता है, लव अफेक्शन चाहता है. सिक्योरिटी नीड पड़ी थी कि उसको अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सिक्योर करके चलना है. तो जिन लोगों में ये नीड्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं, उन लोगों को सेटिस्फेक्शन मॉनेटरी इंसेंटिव से होता है, यानी मनी से होता है, यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव से होता है. ये कॉमन टाइप्स के इंसेंटिव्स क्या हैं, इनकी टाइप्स देखेंगे. फर्स्ट इज़ पे एंड अलाउंसेस. पे मतलब जो हमें सैलरी मिलती है, तो सैलरी में हमारा एक रेगुलर इंक्रीमेंट होता है. हर साल सैलरी में जो इंक्रीज़ होता है अमाउंट, उसको हम रेगुलर इंक्रीमेंट बोलते हैं. एंड ग्रांट ऑफ अलाउंस. अलाउंसेस क्या होते हैं? जो हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिले कुछ पर्टिकुलर पर्पज़ पे स्पेंड करने के लिए. ये दोनों चीज़ें एक अच्छे मोटिवेटर का काम करती हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी हाइक होती है, यानी पे बढ़ती है या अलाउंसेस दिए जाते हैं, उनका डायरेक्ट लिंक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ होता है. यानी जो जितना अच्छा परफॉर्म करता है उसे उतनी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, उतने उसे एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल जाते हैं. तो ये इंक्रीमेंट लेने के लिए और अलाउंसेस लेने के लिए एम्प्लॉयज़ अपने आप ही बेस्ट एबिलिटी से काम करते हैं. और बेस्ट एबिलिटी से काम करने का मतलब हमने मोटिवेशन ही पढ़ा है. दैट मोटिवेशन मीन्स टू क्रिएट अ विल टू वर्क. अपने अंदर से ही इच्छा क्रिएट हो जाना काम करने की. तो जब हमें लगता है कि हमें इंक्रीमेंट मिल जाएगा या हमें कुछ अलाउंसेस मिल जाएंगे, तो हम अपने आप ही एज ए एम्प्लॉय बेस्ट एबिलिटी से काम करना स्टार्ट कर देते हैं. सेकेंड इंसेंटिव इज़ प्रॉफिट शेयरिंग. अब ये प्रॉफिट कौन सा है जो शेयर होने वाला है? लेट मी गिव यू एग्जाम्पल फर्स्ट. कि सपोज एक कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट है कंपनी का, एंड कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग 10% प्रॉफिट फ्रॉम दैट न्यू प्रोजेक्ट. ये कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो है 10% प्रॉफिट अर्न कर लेगी. बट एम्प्लॉय ने इतना एफर्ट कर दिया कि जो प्रॉफिट है वो 15% हो गया. ठीक है, ये जो है ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 15%. अब एक्सपेक्टेड था 10%, तो कंपनी का टारगेट तो फिर भी पूरा हो गया, बट एक्चुअली हो गया 15%. तो ये जो 5% का सरप्लस आया है, दिस सरप्लस प्रॉफिट जो है, अगर इसको एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर दिया जाए एज अ रिवार्ड, तो उस स्कीम को हम प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम बोलते हैं. अब हम इसको पढ़ेंगे बुक से. देखिए, द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज़ एज अ कॉमन इंसेंटिव फॉर एंकरेजिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर वर्किंग एफिशिएंटली. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि प्रॉफिट का शेयर एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं एक इंसेंटिव की फॉर्म में, ताकि वो एंकरेज हों और अच्छे से काम कर सकें. ये जो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम है, इसमें जनरली कंपनी अपना प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स कर लेती है.
एंड इफ़ द प्रॉफिट एक्सीड्स दैट परसेंटेज, और अगर प्रॉफिट उस परसेंटेज से ज़्यादा हो जाता है, देन द सरप्लस प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एम्प्लॉयज़। वो जो एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट है, सरप्लस वाला, वो एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज़ टू वर्क एफिशिएंटली। इससे क्या इंकरेजमेंट हुआ एम्प्लॉयज़ को कि वो एफिशिएंटली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट दे कैन गेट शेयर इन द प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट में शेयर ले सकें। अब वो अपने लिए काम करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये सरप्लस प्रॉफिट अब मुझे मिलने वाला है। नाउ ही इज़ मोटिवेटेड कि ये मॉनेटरी इंसेंटिव मैं लूँगा। थर्ड इज़ को पार्टनरशिप, या इसे हम स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट शेयर करने से ऑनरशिप राइट नहीं मिलता एम्प्लॉयज़ को, सिर्फ अमाउंट मिलता है। ज़्यादातर कंपनीज़ क्या करती हैं, अपना जो ये सरप्लस प्रॉफिट ना देकर कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन ऑफर कर देती है। मतलब शेयर इन प्रॉफिट की बजाय उसको कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं। को पार्टनरशिप बोलते हैं इसको। इट इज़ ऑफर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑन एक्सीडिंग अ फिक्स टारगेट। जैसे यही वाला पॉइंट हम ले लेते हैं कि 10% प्रॉफिट था लेकिन 15% हो गया। अब इस 5% सरप्लस की जगह अगर कंपनी एम्प्लॉय को शेयर्स ऑफर कर दे, ठीक है, शेयर्स मिल गए इस अमाउंट की जगह, तो इसको हम को पार्टनरशिप कह रहे हैं। इससे क्या हुआ कि कंपनी को एम्प्लॉय को एक ऑनरशिप राइट मिल गया, ठीक है, उसको पार्टिसिपेशन मिल गया मैनेजमेंट का, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो ऑनर्स भी होते हैं। तो अंडर दिस स्टॉक ऑप्शन प्लान द एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कंपनीज शेयर्स एट अ सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। बाजार के प्राइस से कम प्राइस पे उसको शेयर मिल जाता है। फोर्थ इंसेंटिव इज बोनस। बोनस क्या है? इट इज़ अ वन टाइम एक्स्ट्रा रिवार्ड ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज़। साल में एक बार दिया जाने वाला एक्स्ट्रा रिवार्ड एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जब वो हाई परफॉर्मेंस दिखाएं। जनरली जब कंपनी अपना टारगेट अचीव कर लेती है या टारगेट से ज़्यादा काम हो जाता है तो उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बोनस। बोनस इज़ ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स। बोनस के कई फॉर्म्स हो सकते हैं। हो सकता है एक फ्री ट्रिप दिया जाए फॉरेन कंट्री का, पेड वैकेशंस यानी छुट्टी भी मिली बट सैलरी भी मिली, या गोल्ड कॉइन हो सकता है। तो ज़्यादातर कंपनीज जो ये स्कीम देती हैं बोनस की, वो फेस्टिवल टाइम पे देती हैं, जैसे दिवाली पे, क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे। फिफ्थ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज कमीशन। कमीशन एक कॉमन इंसेंटिव है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। ज़्यादातर वो एम्प्लॉयज़ जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है पर्सन, उस सेल्स पर्सन को उसकी बेसिक सैलरी तो मिलती ही है, उसके साथ साथ जितना वो सेल्स का ऑर्डर एक्स्ट्रा लेके आएगा उस पर उसे कमीशन भी मिलता है। इस इनकम से, ये जो इनकम है डायरेक्टली ऑर्डर से रिलेटेड हो गई, तो मोर ऑर्डर्स का मतलब मोर कमीशन रहेगा। जितने ज़्यादा वो ऑर्डर्स लेके आएगा उतना ज़्यादा उसे कमीशन मिलेगा। तो अब ये पर्सन भी, सेल्स पर्सन भी अपने लिए काम करेगा क्योंकि बेसिक सैलरी तो उसको कंपनी देगी, बट उसके साथ जितना ज़्यादा ऑर्डर वो रिसीव करेगा कस्टमर से, अब वो खुद उसमें एफर्ट्स डालेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव करूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। सिक्स्थ इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। ये हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है। एक टेलर का टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था कि कोई जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा वेजेस मिलेंगी, कम काम करेगा, स्टैंडर्ड से कम वर्क करेगा तो उसको स्टैंडर्ड से कम वेजेस मिलेंगी, और एवरेज वर्क करेगा तो उसे एवरेज वेजेस मिलेंगी। तो देयर आर सर्टेन वेज रेट प्लान्स विच ऑफर हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी एंड लेस वेजेस फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स। जो काम नहीं करेगा उसको कम वेज मिल रहा है, और जो एफिशिएंट वर्कर है उसको प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा है तो उसको हाई वेजेस मिल रहे हैं। तो हाई वेजेस लेने के लिए भी वर्कर्स अपने आप ही एफिशिएंटली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे पेंशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। दीज इंसेंटिव्स आर सुटेबल फॉर एम्प्लॉयज़। ये ऐसे लोग यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं जिनको सिक्योरिटी नीड ज़्यादा एक्टिव है, सेफ्टी नीड ज़्यादा एक्टिव है, उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलना है, तो वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं जहाँ उनको रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट मिलेगा। देन नेक्स्ट इज पर्क्स और फ्रिंज बेनिफिट्स और परक्विजिट्स। ये वो स्पेशल बेनिफिट्स हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटी। ये क्या होते हैं? सैलरी के अलावा जो हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। दीज बेनिफिट्स आर ओवर एंड
अबव सैलरी। जैसे हमें मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिलती हो, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, या हमें एकोमोडेशन हाउसिंग फैसिलिटी मिलता हो जॉब के साथ, तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं ये भी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के साथ ही अटैच्ड होते हैं। दीज आर द मॉनेटरी इंसेंटिव्स, क्योंकि ये सभी मनी की फॉर्म में थे। अब हम पढ़ेंगे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अब क्योंकि क्या होता है, हर समय मनी ही मोटिवेट नहीं करती, कुछ एम्प्लॉयज़ के अंदर एस्टीम नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, उनकी सेटिस्फेक्शन मनी से ना होकर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से होती है। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव कौन से हैं? विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर पाते। जनरली पीपल वर्किंग एट हाई जॉब पोजीशन, ज़्यादातर क्या होता है, जो लोग हाई जॉब पोजीशन पे काम करते हैं या जो हाई रैंक पे काम करते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से। अब ये इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? जैसे कि स्टेटस। स्टेटस क्या है? एक रैंक है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पहचान है, रिकग्निशन है, प्रेस्टीज है जॉब से रिलेटेड। तो जैसे ही हाई स्टेटस ऑफर किया जाता है या हाई रैंक ऑफर की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजर को क्या मौका मिलता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है ऐसे लोगों को जिनके अंदर एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ज़्यादा है। एक अच्छा स्टेटस देकर, एक अच्छा रैंक देकर, उसे एक अच्छी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उसे मोटिवेट किया जा सकता है। सेकेंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये क्लाइमेट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं। These characteristics have direct influence over the behavior of a member. ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट मेंबर के बिहेवियर पे होता है। क्योंकि एक मैनेजर है, सपोज उसका एक पॉजिटिव अप्रोच है, बहुत पॉजिटिवली वो काम करता है और काम करवाता भी है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहता है, वहाँ लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश रहते हैं। बट एक नेगेटिव अप्रोच अगर हो तो उससे क्लाइमेट स्पॉयल होता है सारा। एम्प्लॉयज़ हमेशा एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ही काम करना चाहते हैं। तो ये भी एक इंसेंटिव का काम करता है नॉन मॉनेटरी, कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है एक पॉजिटिव अप्रोच वाला होना चाहिए, नेगेटिविटी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड इज़ करियर एडवांसमेंट। अब करियर एडवांसमेंट में आएंगी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़। जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन का चांस हो वहाँ पे एम्प्लॉय कोशिश करता है कि मेरा स्किल इम्प्रूव करके चलूँ, एफिशिएंटली काम करूँ, क्योंकि उसको एक होप रहती है कि वो हायर लेवल पे प्रमोट हो जाए। प्रमोशन एक सबसे बड़ा स्टिमुलेटर है, मोटिवेटर है, जिसकी वजह से लोग बेस्ट लेवल पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब प्रमोशन को आप मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन हुआ नहीं है, क्योंकि प्रमोशन के साथ सैलरी भी इंक्रीज होती है। ये प्रमोशन अभी हुआ नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के चांसेस हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों, वहाँ लोग काम करना चाहते हैं, इसलिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। देन नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट और असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। अब क्या होता है कि रूटीन का काम करते करते एम्प्लॉयज़ बोर होने लगते हैं। दे एन्जॉय डूइंग जॉब्स विच ऑफर देम वैरायटी। एक वैरायटी होनी चाहिए जॉब्स के अंदर, एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपना स्किल शो करने की। तो जॉब वही है, काम वही है, लेकिन कभी कभी उसे चैलेंजिंग बना दिया जाता है। जैसे टारगेट दे दिया कि 1 मंथ में कौन कंप्लीट करेगा इतना टारगेट, तो उसके लिए वही काम चैलेंज बन जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। या हम उसे ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम दे सकते हैं, आप फ्रीली काम करो, बस मुझे इस दिन इतना वर्क चाहिए, तो उससे भी लोग मोटिवेट होते हैं। इंटरेस्टिंग काम हो कोई, तो ऐसी चीज़ों से एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहते हैं, मोटिवेट होते हैं। इंटरेस्टिंग और एनरिच जॉब जो होती हैं, चैलेंजिंग जॉब होती है, ये अपने आप में ही मोटिवेटर हैं, स्टिमुलेटर है। देन फिफ्थ इज एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन। रिकग्निशन होती है एक स्पेशल रिगार्ड देना, किसी को स्पेशली रिस्पेक्ट देना, स्पेशली उसकी एक अलग पहचान बनाना। सो इट मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट विच सेटिस्फाइज द ईगो ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। ईगो सेटिस्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। जब भी अच्छे एफर्ट्स हों, जब भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो सबॉर्डिनेट्स को दिखाया जाए, तो इट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाय द सुपीरियर। सबॉर्डिनेट ने कोई भी अच्छा काम किया हो, कोई भी पॉजिटिवली एटीट्यूड हो उसका काम के लिए, तो वो मैनेजर को जो है पब्लिक में रिकग्नाइज करना चाहिए, यानी उसको शाबाशी देनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़। यानी अप्रिसिएशन जो करना है वो सबके सामने करना है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड है या कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको डिस्कस करना चाहिए प्राइवेटली, केबिन में बुलाकर, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम ये चीज़ अपोजिट करेंगे तो एम्प्लॉय को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसकी ईगो सेटिस्फाई करनी भी ज़रूरी है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी अचीवमेंट को बोर्ड पे डिस्प्ले कर देना, किसी अचीवमेंट का उसे सर्टिफिकेट दे देना, या उसको कोई मोमेंटो या गिफ्ट दे देना। ये इस तरह के जो रिवार्ड्स हैं, अच्छे सजेशन के लिए रिवार्ड कर देना, ये सब क्या काम करते हैं, रिकग्निशन का काम करते हैं। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं पैट ऑन द बैक ऑफ एम्प्लॉय, किसी की पीठ थपथपाना भी रिकग्निशन ही है, मोटिवेटर ही है। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, किसी की तारीफ कर देना, किसी को शाबाशी देना, ये सब इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी क्या होती है, लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर हम गवर्नमेंट जॉब्स में क्या देखते हैं कि जॉब उसकी सिक्योर हो जाती है, परमानेंट हो जाता है वो पर्सन, उसे एक कन्फर्मेशन लेटर मिल जाता है। जॉब सिक्योरिटी से हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई होती है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। एक बार जॉब मिल जाए तो एम्प्लॉय जो है ना, जॉब में इंटरेस्ट भी नहीं लेता। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देखते हैं आप, एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करते क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं होता कि उनका जॉब चला जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए जॉब सिक्योरिटी, बट विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। देन एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली जब डिसीजंस वर्कर से रिलेटेड हों। एम्प्लॉयज़ फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली, वो अपने आप ही सिंसियरली फॉलो करेगा उस बात को अगर उससे कंसल्ट करके कोई डिसीजन लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक टारगेट प्रोडक्शन फिक्स कर रहे हैं, इतना टारगेट होना चाहिए, तो अगर हम एम्प्लॉय से भी कंसल्ट कर लेंगे तो वो कोशिश करेगा सिंसियरली, क्योंकि उसे पता रहता है मेरी कंसल्टेशन के बाद ही फाइनल हुआ है। अब उसके दिमाग में कोई नेगेटिव बात नहीं आएगी, वो काम पे स्टार्ट हो जाएगा, काम को अच्छे से करेगा। एंड द लास्ट इज ऑटोनॉमी, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं, या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स को फ्री कर देना चाहिए कि आप अपना ये काम करो। दिस एम्पावरमेंट मीन्स डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज़। जब उसे पता है कि मुझे सुपरवाइज नहीं किया जा रहा, मुझे मेरे पे विश्वास करके मुझे फ्रीली काम करने को दिया गया है, तो वो अपना पॉजिटिव स्किल यूज़ करेगा ये प्रूव करने के लिए कि जब आप उसे फ्रीडम देते हो तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे, जिसमें हमने मनी का यूज़ नहीं किया। दो तरह के हमने इंसेंटिव्स पढ़े इस टॉपिक में, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ये सारे मनी की फॉर्म में थे, ये विदाउट द यूज़ ऑफ मनी जब हम किसी की ईगो सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।